दोस्तों 926वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर यूट्यूब पर सर्च करें @सुकून एफएम। हमारा सबसे पहले चैनल मिलेगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज से हमारी नई कहानी बेनामी मोहब्बत शुरू हो चुकी है सुकून एफएम पर, और बेमानी मोहब्बत को आप जरूर देखें। और वो कहानी 6 बजे हर रोज हमारे सुकून एफएम चैनल पर आया करेगी। और ये कहानी आज से हमारी 7 बजे शुरू होने जा रही है। तो ये कहानी तो हमारी इसी चैनल पर 7 बजे आया करेगी। और अगर आप सुकून एफएम पर जाते हैं तो 6 बजे हर रोज हमारी नई कहानी बेमानी मोहब्बत आज से शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बेमानी मोहब्बत को भी बहुत ही सारा प्यार देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने इस कहानी को प्यार दिया वैसे ही कहानी वो भी है, और उस कहानी को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कहानी। अहान की तबीयत को लेकर मयूरी बहुत परेशान हो गई। उसने मेडिकल रिपोर्ट वहीं टेबल पर रख दी और तुरंत अहान के पास आकर बोली, अहान आपके पास आखिरी मौका है, सच सच बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है, नहीं तो आज मैं सच में आपसे नाराज हो जाऊंगी। मयूरी की चिंता भरी आवाज सुनते ही अहान तुरंत आंखें खोलकर बैठ गया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखते ही मयूरी तुरंत उसे वापस बिस्तर पर लेटाते हुए बोली, लेटे रहिए और जो कुछ कहना है लेट कर कहिए। अहान ने उसे बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा, मयूरी तुम बेकार की चिंता कर रही हो, मुझे बस थोड़ी सी थकान हो रही है, मेरा सर चकरा रहा है, कोई बात बड़ी नहीं है। वैसे अगर तुम प्यार से गले लगा लोगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। फिर वही बात, आप ऐसे नहीं मानेंगे। कहते हुए मयूरी ने तुरंत अपना फोन निकाला और सुदेश का नंबर डायल किया। जल्दी ही सुदेश वहां पहुंच गया। अहान का चेकअप करने के बाद वो मयूरी से बोला, चलो अच्छा है तुम्हें इसकी हालात के बारे में सब पता चल गया। ज्यादा सोचने की वजह से सर की चोट के ठीक होने के वक्त लग रहा है। मेरे पास एक और खबर है, उस शाका को भी होश आ गया, उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। ये सुनते ही यहान गुस्से में बोला, शाका? सुदेश ने उसे बताया, हाँ शाका मरा नहीं है, उसे भी हॉस्पिटल लाया गया था। कुछ दिन कोमा में रहने के बाद उसे होश आ गया और उसके हालात में इतनी तेजी से सुधार आया कि जैसे कोई इंसान नहीं शैतान हो। उसकी रिकवरी देखकर मैं भी हैरान हूँ। उसे फिलहाल पुलिस कस्टडी में रखा गया है। फिर सुदेश ने एक मेडिकल बॉक्स मयूरी को देते हुए कहा, अहान को आराम की सख्त जरूरत है, अगर ये तुम्हारी बात नहीं माने तो नर्स को कहकर इसमें रखा इंजेक्शन लगवा देना, 3 दिन तक आराम से सोता रहेगा। इंजेक्शन का नाम सुनते ही अहान के कान खड़े हो गई। अहान राजेदा को दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन इंजेक्शन का नाम सुनते ही अहान किसी बच्चे की तरह डरने लग जाता। सुदेश इंजेक्शन की क्या जरूरत है? वो नाराज होकर बोला। और सुदेश भी अपनी नाराजगी जताते हुए बोला, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरे पास अब सुजल भी नहीं है, इसलिए अब मैं किसी से डरने वाला नहीं। ये कहते हुए मुंह लटकाकर अहान के पास गया और बोला, आपने अपना तो मामला सेट कर लिया, लेकिन मैं अभी भी अकेला हूं और मुझे अपने हालात सुधरते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे। वो संकेत भूखे भेड़िए की तरह मेरी जान के पीछे पड़ा है। वो तो मुझे सुजल से मिलने तक नहीं देता। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन ये सुनते ही अहान बोला, इंजेक्शन वापस ले लो, मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगा कि संकेत तुरंत तुम्हारी शादी शुरुदिल से करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। यह सुनकर सुदेश उसके करीब गए और अहान से उससे धीमी आवाज में कहा, जिसने सुनकर सुदेश जोर से बोला, क्या कहा तुमने? अहान की बात सुनकर वो पूरे कमरे में इधर उधर घूमने लगा था। कुछ देर तक वो कुछ ही बोलता रहा और फिर अहान के पास आकर बोला, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं माही से जाकर बात करूं? तुम मेरी मदद करना चाहते हो या मेरी जान लेना चाहते हो? नहीं नहीं, अगर संकेत को पता लग गया तो भूखे कुत्तों की तरह मुझे आगे मार देगा। और अभी तक तो वो इससे नाराज था कि मैं सुजल से मिलना चाहता हूँ। अगर उसे पता लग गया कि मैंने माही से मिलने की कोशिश की तो मेरा पता नहीं क्या होगा। फिर वो मयूरी की तरफ देखकर बोला, मयूरी अहान को एक नहीं बल्कि 2 इंजेक्शन लगवाना, इसकी हालात बहुत खराब है। यह सुनकर अहान और परेशान हो गया और नाराज होकर सुदेश से बोला, सुदेश तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है, तुम्हारे पास ऐसी कोई दवा नहीं जिससे तुम अपने दिमाग का इलाज कर सको। क्या तुम्हें सुजल से शादी नहीं करनी? सुदेश ने चिढ़कर कहा, इलाज तो मैं तुम्हारा करूंगा, तुम जानते भी हो कि तुम्हारा बताया हुआ रास्ता कितना खतरनाक है। अभी तो सिर्फ संकेत से मुझे सुजल से नहीं मिलने दे रहा, उसके बाद तो हमेशा के लिए मुझे जहन्नुम भेज देगा। सुदेश सुजल को किसी भी तरह से जोखिम नहीं पहुंचाना चाहता था। वो जानता था कि संकेत की जिंदगी में सुजल और माही 2 ऐसे लोग थे जिनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। सुदेश इस बारे में काफी सोच रहा था, और लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो फिर से मयूरी की तरफ देखकर बोला, मयूरी मुझे लगता है तुम्हारे हस्बैंड के दिमाग पर काफी असर हुआ है, तो तुम्हें इसे दिन में 3 इंजेक्शन देने होंगे। यह सुनकर अहान ने अपना सिर पकड़ लिया और सुदेश को समझाते हुए बोला, रुको रुको, मेरे पास एक और तरीका है।
ये सुनते ही सुदेश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो अहान के करीब जाकर बैठ गया। उससे पहले तो अहान को कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, पर फिर उसके कान में उसने धीरे से कुछ कहा। इस बार अहान की बात सुनकर सुदेश की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने हंसकर कहा, वाह, ये हुई ना बात। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारा दिमाग छोटा है। ये कहते हुए अहान ने मयूरी के हाथ से पकड़े हुए मेडिकल बॉक्स की तरफ इशारा किया। उसे देखकर सुदेश जोर से हंसने लगा और बोला, घबराओ नहीं, इस बॉक्स में कोई इंजेक्शन नहीं, इसमें सिर्फ कुछ टेबलेट्स हैं जो तुम्हें दिन में 3 बार लेनी है। धीरे धीरे तुम्हारी हालात में सुधार आ रहा है। सुदेश नहीं चाहता था कि अहान अब उसे और डांट सुनाए, इसलिए वो अपनी बात कहकर तुरंत वहां से गायब हो गया। उसे ऐसे खुशी से जाते हुए देखकर मुझे समझ गया कि अहान ने जरूर उसे कोई टेढ़ी चाल सिखाई थी और वो अहान को बहुत ही अच्छी तरह जानती थी। उसे वहां से जाते हुए मयूरी ने तुरंत अहान के पास आकर कहा, आपने सुदेश को ऐसा क्या आइडिया दिया जिससे वो खुशी से नाचते हुए यहाँ से चला गया? मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अभी अभी डॉक्टर सुदेश ने कहा है कि मुझे आराम की जरूरत है। ये कहते हुए अहान कंबल ओढ़कर लेट गया, ऐसे दिखाने लगा जैसे मयूरी की बात नहीं सुनी। ये देखकर मयूरी कुछ नहीं बोली और मेडिकल बॉक्स लेकर वहां से जाने लगी। तभी अहान की आवाज आई, मयूरी, मैं नाराज हूं, तुम मुझे मनाओगी नहीं? इतना बात सुनकर मयूरी हैरान हो गई और बोली, आप किस बात पर नाराज हैं? अहान ने नाराज होते हुए बोला, क्यों, अभी जब सुदेश मुझे इंजेक्शन लगाने की बात कह रहा था तब तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम जानती हो ना कि मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। मयूरी ने उसे डांटते हुए कहा, अच्छा जी, तो आपको इंजेक्शन से डर लगता है तो क्या ठीक होने के लिए भी इंजेक्शन नहीं लगाएंगे? और आपको नाराज होना है तो चाहिए तो मुझे नाराज होना चाहिए। मुझसे यादाश्त जाने का झूठा नाटक किसने किया? मुझसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स किसने छुपाई? अगर मैं अभी सुदेश को फोन करके नहीं बुलाती तो आप मुझे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में ऐसे ही झूठ बोलते रहते। यह सुनकर अहान का मुंह लटक गया और वो धीमे सी आवाज में बोला, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम्हारे पप्पा जी किसी भी हालात में हम दोनों का एक साथ नहीं रहने देते। अगर मैं ये सब नहीं करता तो पता नहीं वो कभी हमें एक होने देते या नहीं। अहान को ऐसे मायूस होकर देखकर मयूर का दिल तुरंत पिघल गया। वह उसके गले लग गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अहान की खुशी खुशी उसे गला लगा लिया। तभी अचानक मयूर का ध्यान उसी बात पर चला गया कि अहान ने उसे कैसे बुद्धू बनाया था। यही सोचते हुए फिर से नाराज होकर बोली, अहान, आप बहुत बुरे हैं। अहान ने बहुत ही प्यार से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम सच में बहुत प्यारी हो और मेरे दिल के सबसे करीब हो। मुझे माफ कर दो, आज के बाद तुम्हें कभी भी खुशी से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ये सुनकर मेरी सबसे पे अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाकर बोली, पिंकी प्रोमिस। उसकी हरकतें देखकर अहान हंस पड़ा और बोला, हाँ पिंकी प्रोमिस। मयूरी फिर से अपनी नाराजगी जताते हुए बोली, हाँ आप सच में बहुत खराब है। पहले तो सुदेश के साथ मिलकर आपकी यादाश्त जाने का नाटक करते रहे और अब उसे पता नहीं क्या समझा दिया। वो तितली की तरह उड़ता हुआ यहाँ से चला गया। मुझे भी बताइए आपने उसे क्या कहा? यह सुनकर अहान आराम से मयूरी को गले लगाकर लेट गया और धीमी आवाज में बोला, चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हें सब पता लग जाएगा। खुद को ज्यादा होशियार मत समझिए। अगर संकेत के कानों में भनक पड़ गई ना कि वह आपको भी अपना दुश्मन समझने लगेगा, आप क्यों उससे दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? फिर वो कुछ सोचते हुए आगे बोली, हान, आप तो मुझे दुल्हन के जोड़े में देखना चाहते थे ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बप्पा जी हमें जल्द ही शादी की इजाजत देंगे। हान ने पूछा, लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है ना? मुईर ने निराश होकर कहा, हाँ पहली शादी भी मैरिज एग्रीमेंट के सहारे और अब दोबारा फिर से मैरिज एग्रीमेंट। आखिर हम नॉर्मल दूल्हा दुल्हन की तरह शादी कब करेंगे? आप भी तो यही चाहते थे ना? मुईर की बात सुनकर अहान ने सोचते हुए बोला, मुईर, मेरे पास एक तरीका है, चलो मेरे साथ कहीं भाग चलो। अहान की बात सुनकर मेरी मुस्कुराने लगी और बोली, अहान, हर बार आप कोई आइडिया बताते हैं और मैं चुपचाप आपकी बात सुनती हूँ, पर इस बार एक नया खेल खेलेंगे। ये कहते हुए मयूरी चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुरा रही थी। ये देखकर अहान बोला, तुम क्या करना चाहती हो? बस मेरा कहना मान लो, चुपचाप यहाँ हॉस्पिटल में आराम करो और आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अब जल्द से जल्द हमारी शादी करवा कर रहूंगी। सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि इस वैलेंटाइंस डे पर बप्पा जी पूरी रस्मों रिवाजों के साथ हमारी शादी करवा देंगे। और लेकिन आपको एक मेरी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? वो तो बस आपको अभी नहीं बताऊंगी, आप शांति से इंतजार कीजिए। वैलेंटाइंस डे आने वाला है। अगर आपने शादी में ऐसे ही बीमार हालत में नहीं जाना चाहते तो जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है, जैसा तुम कहो, अहान ने धीरे से कहा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम प्रेग्नेंट हो, खुद को ज्यादा थकाने की जरूरत नहीं। मयूरी ने कहा, हाँ मैं ख्याल रखूंगी। अब जब रात काफी हो चुकी है तो इसलिए आपको सोना चाहिए। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद दोनों ही काफी थक चुके थे। जल्द ही मयूरी गहरी नींद में सो गई थी, पर अहान अभी भी उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। उसने धीरे से मयूरी के माथों को चूमा और मन ही मन मुस्कुराने लगा।
तभी उसे ध्यान आया कि उसकी बीवी अब दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। वैसे तो ये अच्छी बात थी, लेकिन तभी अहान को इस वक्त तो नर्स याद आई जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आई थी। उसने कहा था कि प्रेगनेंसी की वजह से उन दोनों का करीब आना ठीक नहीं। इसका मतलब साफ था कि उसे कुछ महीनों तक सन्यासी रहकर रहना पड़ेगा। वो सोचकर मन ही मन दुखी हो गया। फिर सोती हुई मयूरी के होठों की प्यारी मुस्कुराहट देखकर अपना सारा गुस्सा खत्म हो गया और फिर वो गले लगाकर सो गया। सुबह हुई तो मयूरी की नींद बहुत अजीब तरीके से खुली। उसके कानों में बहुत ही अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। दूसरे बच्चे का फैसला बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद हमें और कोई बच्चा नहीं चाहिए। अगर बेटा हुआ तो। ये बात सुनकर मयूरी ने घबराकर नींद से जागकर बैठ गई। उसने सर घुमाकर देखा तो अहन अभी सो रहा था। तो वो फिर बातें कौन कर रहा था। उसे लगा कि जरूर उसने कोई बुरा सपना देखा। वो धीरे से उठी और तैयार होकर कमरे से बाहर चली गई और उसने अहान से वादा किया कि उस वैलेंटाइंस डे तक बप्पा जी को शादी के लिए मना कर रहेगी। उसने रिया और को संकेत और माही के बात करने के लिए कहा, लेकिन उन दोनों का फोन नहीं लग रहा था। उसने खुद भी कई बार कोशिश की, उनका फोन नहीं लगा। मयूरी ने रिया को पता लगाने के लिए कहा कि वो दोनों कहाँ हैं और थोड़ी देर में रिया ने उसे बताया कि संकेत पहले माही से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में पता नहीं क्या हुआ वो सीधा बप्पा जी से मिलने छोटे दादा के बंगले पर चला गया और अब माही भी छोटे दादा के बंगले पर जाने के लिए घर से निकली है। ये सुनकर मयूरी बोली, इतनी सुबह अचानक दोनों बप्पा जी से क्यों मिलने गई? जरूर तो कुछ हुआ है। ये सोचकर रिया ने कहा, मैं भी छोटे दादा के घर जा रही हूँ। तुम यहीं रुक कर आहान का ध्यान रखना। वो जाग जाए तो कह देना कि मैं बप्पा जी से मिलने गई हूँ। इससे पहले कि रिया उसे कुछ कह पाती मयूरी वहां से चली गई। उसने एक टैक्सी रोककर ड्राइवर से सीधा छोटे दादा के बंगले पर चलने के लिए कहा। रास्ते में बस उसे चिंता हो रही थी कि आखिर बप्पा जी इतने सुबह संकेत और माही को एक साथ क्यों बुलाना चाहते थे। मयूरी को आता देखकर बंगले का नौकर तुरंत उसके पास आया और मयूरी ने पूछा, नमस्ते, बप्पा जी कहाँ हैं? जी बप्पा जी लिविंग रूम में है। नौकर आगे कुछ नहीं कहने वाला था। मयूरी अंदर चली गई। लिविंग रूम के दरवाजे तक पहुंचने के बाद ही उसके कानों में संकेत की आवाज आई, जी बप्पा जी, मैं अपनी बहन सुजल की शादी सुदेश से करवाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मयूरी चौंक गई। आखिर अहान ने ऐसा क्या प्लान बनाया था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी नई कहानी बेमानी मोहब्बत नहीं सुनी है तो अभी के अभी जाकर सुकून एफएम पर हमारी नई कहानी बेमानी मोहब्बत सुन लीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। दोस्तों, 927वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। संकेत की बात सुनते ही मयूरी हैरान रह गई। उसे ऐसे लगा कि जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया। वो चौकन्नी होकर लिविंग रूम में खड़े लोगों को देखने लगी। इस वक्त सिर्फ वो ही नहीं बल्कि बप्पा जी हैरान थे। उन्होंने संकेत से कहा, तुम कह रहे हो कि तुम सुजल की शादी सुदेश से करवाना चाहती हो? संकेत ने जवाब में कहा, जी बप्पा जी, मैं और चाहता हूँ कि इस शादी में अब जरा भी देरी न की जाए। इस शुभ काम के लिए वैलेंटाइंस डे का से अच्छा कोई दिन नहीं है। आखिर वो प्यार करने वालों का ही दिन है। मयूरी को अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर कोई जानता था कि संकेत को सुदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं और उसने अपनी बहन की शादी करना तो दूर, वो उसको सामने देखना बर्दाश्त नहीं करता। और आज वही संकेत उसी सुदेश के साथ अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार था। मयूरी हैरान होकर सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ और वो इतना कैसे बदल गया। और वैलेंटाइंस डे वाले दिन तो वो अपनी और अहान की शादी की सोच रही थी, तो अब ये सुदेश सुजल का क्या नाटक था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। उसका मन कर रहा था कि सुदेश से जाकर पूछे कि उसने संकेत को ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी। कुछ देर सोचने के बाद बप्पा जी ने संकेत की बात का जवाब दिया, संकेत, सुदेश ने मेरी जान बचाई है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे पसंद करने की वजह से तुम जबरदस्ती अपनी बहन की शादी उसके साथ नहीं करने के लिए तैयार मत हो जाओ। शादी जिंदगी का बहुत अहम फैसला होता है, इसलिए कुछ भी करने से पहले अच्छे से पूरी छानबीन कर लेना। संकेत ने उन्हें जवाब दिया, बप्पा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सुदेश और सुजल के लिए इसलिए तैयार हूँ क्योंकि वो सच में सुजल से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो मैं उन्हें अलग क्यों करना चाहूंगा। लेकिन संकेत की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा है। ये सुनकर बप्पा जी बोले, क्या सच में तुम अब सुदेश को पसंद करते हो? मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम मर जाओगे लेकिन अपनी बहन की शादी सुदेश के साथ नहीं करोगे। अब क्या हो गया अचानक? ये सुनकर संकेत बोला, बप्पा जी, उस वक्त मुझे सुदेश के बारे में गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब मैं उसे माफ कर चुका हूँ। संकेत के मुंह से यह बात सुनकर मयूरी को अजीब लगा। आज तक तो उसने संकेत को सिर्फ यही कहते हुए सुना कि सुदेश की जान लेना चाहता है। वही सुदेश भी सुजल का हाथ पकड़कर खड़ा था और वही वो आज कुछ भी नहीं बोल रहा था। बप्पा जी फिर सुजल की तरफ देखकर बोले, सुजल मेरी बच्ची, तुम्हें मैंने कभी भी अपनी पोती से कम नहीं समझा है। तुम सोचकर बताओ, क्या तुम सुदेश से शादी करना चाहती हो? सुजल ने धीरे से अपना हाँ में सिर हिला दिया। उसे हाँ करते हुए बप्पा जी बोले, ठीक है, ऐसी ही बात है तो मैं अनुमति देता हूँ। मैंने तुम्हारी शादी के लिए बहुत तैयारियां करके रखी है। मैं वो सब तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कहते हुए बप्पा जी मुस्कुराने लगे।
वहीं ये सुनकर अब तक सुदेश अचानक बोला, नहीं नहीं पप्पा जी, आपको सुजल को शादी में कुछ भी देने की जरूरत नहीं। मेरे पास पैसा शोहरत सब कुछ है। अगर मेरी जिंदगी में किसी की कमी थी तो वो सुजल थी। उसके साथ शादी की सहमति देकर आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी। अब हम बस दोनों का सिर्फ आपका ही आशीर्वाद चाहिए। यह सुनकर बप्पा जी खुश हो गए। उन्होंने सबको शादी की तैयारियां करने के लिए कहा। वे चाहते थे कि यह शादी बहुत धूमधाम से हो। बप्पा जी रुकी। जैसे ही संकेत ने सुना कि बप्पा जी ये शादी बहुत धूमधाम से कराना चाहते हैं तो वो उन्हें रोकते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि ये शादी बहुत ही सीधे साधे तरीके से हो। हमें ज़्यादा दिखावा नहीं करना और ना ही इस शादी में मीडिया को इन्वॉल्व करना है। यह सुनकर बप्पा जी बोले, संकेत, सुजल तुम्हारी इकलौती बहन है, क्या तुम उसकी शादी ऐसे ही कर दोगी? बप्पा जी ने सोचा कि संकेत अपनी इकलौती बहन की शादी धूमधाम से करना चाहेगा, लेकिन वो तो अभी कुछ और ही बोल रहा था। संकेत ने झिझकते हुए जवाब दिया, बप्पा जी, सुजल प्रेग्नेंट है और वो एक बार फिर अपना बच्चा खो चुकी है। ज्यादा शोर शराबा और धूम धाम होने से उसे थकान होगी और मैं नहीं चाहता कि उसकी प्रेगनेंसी की खबर मीडिया को पता चले। प्रेग्नेंट? बप्पा जी ने हैरान होकर कहा। फिर से वो सुदेश की तरफ देखते हुए नाराजगी में बोले, सुदेश, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों। सुदेश और सुजल सर झुकाकर खड़े थे। तब बप्पा जी ने आगे कहा, खैर अब जब संकेत ने इस सच को और रिश्ते को अपना लिया है तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। और वैसे वो समझदार है, उसने जरूर सोच समझकर इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दी होगी। लेकिन सुदेश, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मेरी सुजल या उसके बच्चे को अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना? सुदेश ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। संकेत वहीं खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा था और सुजल चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ी थी। सुदेश को यह रास्ता आहान ने समझाया था और वो ये खुराफाती दिमाग उसी का था। सुदेश ने बड़े ही मुश्किल से सुजल को अपने इस झूठ में साथ देने के लिए तैयार किया था। उसने सुजल को विश्वास दिलाया कि एक बार शादी होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि सबकी उम्मीद से बप्पा जी इस बात से नाराज नहीं थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोनों पोतियां मां बनने वाली है और मैं परनाना। फिर उन्होंने घर के नौकरों से कहा, मैं चाहता हूं कि आज हमारा पूरा परिवार एक साथ खाना खाए। तुम सब जाओ और जाकर खूब सारे पकवान बनाओ। तुम सब लोगों को आने के लिए कहो और आज मैं पूरे खानदान के साथ डिनर करूंगा। शादियों की तैयारियां शुरू हो गई। बप्पा जी ने सुजल और मेरी को प्रेगनेंसी की वजह से पूरी आराम करने का ऑर्डर दिया और शादी का अरेंजमेंट पूरी जिम्मेदारी दुल्हन के भाई यानी संकेत को सौंप दी गई। रात में खाने पर आहन भी आ गया। जब उसे खबर मिली कि संकेत ने सुजल और सुदेश की शादी के लिए हाँ कर दिया तो उसे जरा सी हैरानी नहीं हुई। लेकिन जब ये उसे पता लगा कि उनकी शादी वैलेंटाइंस डे पर फिक्स हो गई है तो वो मयूरी से बोला, मयूरी, तुमने तो कहा था कि हम दोनों की शादी वैलेंटाइंस डे पर होने वाली है, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। मयूरी निराश होकर बोली, हान, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, इतनी जल्दबाजी में ये सब क्या हो रहा है। इन लोगों ने तो मेरे प्लान पर पूरे पे पानी फेर दिया। हान ने बहुत ही प्यार से उसे गला गला कर कहा, तुम क्यों उदास होती हो? कहो तो अभी उस देश की टांग तोड़कर उसकी शादी पोस्टपोन करा दूं। हान की बात सुनकर मयूरी हैरान होकर बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि अभी तक कल सुदेश जो आपकी पक्की दोस्ती चल रही थी, आज आप उसकी टांग तोड़ने की बात कर रही हैं। चलिए छोड़िए, माफ कर दीजिए सुदेश को। कम से कम हमने मैरिज एग्रीमेंट तो साइन कर लिया ना। लेकिन अगर सुदेश के हाथ से मौका निकल गया तो पता नहीं उसकी और सुदल की शादी कभी हो पाएगी या नहीं। हाँ, तुम कहे तो ठीक रही हो, हाँ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो दोनों खुशी खुशी जाकर डाइनिंग टेबल पर एक साथ सबके साथ बैठ गई। डिनर टेबल पर काफी खुशी का माहौल लग रहा था। सबसे ज्यादा खुश दिखाई देने वाला इंसान बप्पा जी थे। जब उनके बेटे और बहू के साथ वो आगे का हंसता हुआ था तो उसके बाद आज पहली बार दिल खोलकर हंस रहे थे। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान खाने के लिए सजाए गए। मयूरी हान के बगल में बैठी और सुजल सुदेश के बगल में। संकेत और माही एक दूसरे के साथ बैठे थे। सबके सामने की कुर्सी पर बप्पा जी बड़े प्यार से अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाते देख रहे थे। जहां हान बहुत प्यार से मयूरी की प्लेट में खाना परोस रहा था, वहीं सुदेश तो अपने हाथ से ही सुजल को खाना खिला रहा था। मयूरी तो सच में प्रेग्नेंट थी, लेकिन बेचारी सुजल, उसे मन ही मन बप्पा जी और अपने भाई से झूठ बोलने के लिए पछतावा हो रहा था। सुदेश अपने चेहरे की देखकर उसके मन में ये बात समझ गया कि टेबल के नीचे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से बोला, सुजल, दिल छोटा मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। शादी के बाद तो हमें प्रेग्नेंट होना ही है और फिर ये झूठ सच हो जाएगा। अब इस तरह मुंह लटका कर मत बैठो, सबको शक हो जाएगा। ये सुनकर सुजल बोली, तुम नहीं जानते, जब भाई को बाद में तुम्हारे झूठ का पता लगेगा तो हमारी जान ले लेंगे। ये सुनकर सुदेश बोला, लेकिन तब तक हमारी शादी हो चुकी होगी ना। तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने के लिए अगर मुझे बदले में अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। सुदेश की बात सुनकर सुजल उसे देखती रह गई। उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी जिंदगी में सुदेश जैसा इंसान आएगा
तभी अचानक उसे उल्टी की फीलिंग होने लगी और वो तुरंत उठकर चली गई। आज का स्पेशल डिनर छोटे दादा के सुंदर बगीचे में रखा गया था। छोटे दादा के बंगले का बगीचा अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था और तरह तरह के रंग बिरंगे और खुशबूदार फूल चारों तरफ लगे हुए थे। सुंदर पत्तों से लदे हुए बहुत से पेड़ भी चारों तरफ थे। छोटी छोटी चट्टानों जैसे पत्थर के चलने के लिए पटरी बनाई गई और वहां एक छोटा सा तालाब भी था। सुजल को उल्टी करते देख सुदेश हैरान हो गया और धीरे से बोला, मैंने तुम्हें जो आज भी दवाई दी वे सब जड़ी बूटियों से बनी है। उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी धड़कन में ही थोड़ा बदलाव होगा जिससे किसी को ये शक नहीं ना हो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। लेकिन मैंने ऐसी कोई दवाई नहीं डाली जिसमें तुम्हें उल्टी हो। फिर ये सब क्यों हो रहा है? सुदेश जानता था कि प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद संकेत खुद सुजल की नब्ज चेक करेगा। उसने ऐसा किया भी और उसकी धड़कनों को देखकर वो भागता हुआ उन दोनों की शादी के लिए बप्पा जी के पास आ गया था। सुदेश को अपने लिए परेशान होकर देख सुजल बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन पिछले कई दिनों से मुझे बहुत कम भूख लग रही है, शायद इसलिए तबीयत खराब लग रही है। जैसे उसने सर घुमाकर पीछे देखा तो सभी लोग उसके पास आ गए थे। बप्पा जी ने तुरंत नौकर को उसके लिए पानी लाने को कहा और बोले, घबराओ मत मेरी बच्ची, कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। संकेत तो आज भी सुदेश से अपनी नफरत करता था, लेकिन सुजल उनकी इकलौती बहन थी और अपने होने वाले भांजे या भांजी वैसे उनके पापा को दूर नहीं करना चाहता था। और कुछ ही देर के बाद सुजल की हालात में सुधार आया और सब लोग वापस डाइनिंग टेबल पर लौट गए। फिर सब लोग हंसी खुशी खाना खाने लगे, लेकिन अहान सुजल को देखकर कुछ सोच रहा था। ये देखकर मयूरी ने उससे कहा, अहान, सुजल तो सच में प्रेग्नेंट भी नहीं है, तो फिर उसकी ऐसी तबीयत क्यों खराब हो गई? मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि मुझे तो 3 गुना भूख लगने लगी है। क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूं भी या नहीं? हाँ ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, यह तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है। हमारा बेबी समझदार है, वो अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहता। तभी एक नौकर डाइनिंग टेबल के पास आया और बोला, सुदेश साहब ने आपके लिए सबके लिए आतिशबाजी का इंतजाम किया, और अगर आप चाहें तो पूल के किनारे जाकर आतिशबाजी का लुत्फ उठा सकते हैं। सब लोग खाना खाकर चुके थे और नौकर की बात सुनकर तुरंत पूल एरिया में जाने लगे। वहां का नजारा देखकर सबसे पहले माही ने आगे बढ़कर कहा, वाह कितना सुंदर है। और नौकर ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं, आप लोग लकड़ी के पुल पर चढ़कर देखिए। तभी सुदेश ने सुजल का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत लकड़ी के पुल पर ले गया। जहां पहुंचते ही सुजल खुशी से जोर से चिल्ला पड़ी। किसी ने भी आज तक उसे इस तरह खुश नहीं देखा। हर कोई जानता कि वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती ही, और लेकिन आज उसे इसे चिल्लाते हुए देखकर सब हैरान थे। ये देखकर मयूरी तुरंत अहान को खींचकर आगे ले गई और बोली, ऐसा क्या है, मुझे भी देखना है। पूल में ऐसा क्या था जिसे देखकर सब हैरान थे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 928वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मयूरी जानती थी कि सुदेश ने सुजल के लिए कुछ ऐसा सरप्राइज प्लान किया है। कुछ कदम आगे बढ़ाने पर उसने देखा कि पूल में छोटे छोटे बहुत सुंदर लैंप्स तैर रहे थे और जो कमल के फूल की तरह लग रहे थे। हर लैंप में सुजल की तस्वीर लगी हुई थी। किसी तस्वीर में सुजल मुस्कुरा रही थी तो किसी में गुस्से में दिखाई दे रही थी। पानी के बीचों बीच एक लैंप था जो बाकी सभी लैंप से थोड़ा बड़ा था। उसमें सुदेश और सुजल की तस्वीर एक साथ लगी थी। साथ ही सुजल की गोद में एक बेबी की तस्वीर भी थी और सुदेश ने कंप्यूटर की मदद से तस्वीरें खुद बनाई थी। और उन दोनों ने अपना पहला बच्चा खो दिया, लेकिन उसके दोनों के बाद उसे दुख की किसी के सामने जाहिर नहीं किया। लेकिन आज इस खुशी के मौके पर वो सुजल को याद दिलाना चाहता था कि वो अपने बच्चे को भूला नहीं। वो आज भी अपने फैमिली को पूरा होने का इंतजार कर रहा है। तभी सुदेश घुटने पर बैठा। उसने अपने जेब में रखी डायमंड रिंग निकाली और ये देखकर ना सिर्फ सुजल बल्कि वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। सभी खुशी से ताली बजाने लगे। सुदेश ने सुजल से कहा, सुजल, आज के बाद मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी है। विल यू मैरी मी? सुजल, हाँ कर दो, हाँ कर दो सुजल। माही और मेरी खुशी से चिल्ला रही थी। अब वहां बंगले पर सभी नौकर चाकर सिक्योरिटी गार्ड्स भी इकट्ठा हो चुके थे। ये सब देखकर बप्पा जी बहुत खुश लग रहे थे। वो धीरे से बोले, किंग ऑफ मेडिसिन, आखिर मेरी सुजल ने तुम्हें भी दवाइयों की जिंदगी से निकाल कर जीना सिखा ही दिया। इतने सारे लोगों के अपने आसपास खड़े देखकर सुजल बहुत घबरा रही थी। उसे सर घुमा देखकर तो बप्पा जी और अहान और मयूरी माही सब मुस्कुराकर उसे ही देख रहे थे। वो सुजल के सामने सुदेश अपने घुटनों पर बैठा उसकी हाँ का इंतजार कर रहा था, लेकिन सुजल के दिमाग में अभी भी मयूरी की चिंता थी। उसकी नजरें मयूरी की तरफ मुड़ी और उसके दिमाग में मयूरी के कहे शब्द गूंजने लगे। मयूरी ने एक बार उससे कहा था, सुजल, एक दिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी। उस दिन अगर तुम मुड़कर मुझे देखोगी तो मुझे अपने साथ ही पाओगी। याद रखना, तुम्हारी मयूरी के लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। इसलिए अब जिंदगी तुम्हें खुशियां दे तो अपने दोनों हाथों फैलाकर उसे समेट लेना। ये बात याद आते ही वो 2 कदम आगे बढ़ाकर सुदेश के पास गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सुदेश,
मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। यह सुनते ही सुदेश ने तुरंत उसकी उंगली में अपनी अंगूठी पहना दी और अगले ही सेकंड आसमान में आतिशबाजी हुई। सारा आसमान रंग बिरंगी रोशनी से भर चुका था। सुदेश खड़ा हुआ और उसने सुजल को गोद में उठा लिया। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उठाकर उसे घूम रहा था। सुदेश की आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे। अहान और बाकी सब खुशी से तालियां बजा रहे थे, मगर तभी मयूरी ने अहान के हाथ पर एक चोटी काटते हुए कहा, अहान, मुझे प्रपोज करते वक्त आप तो इतने खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। उधर माही भी संकेत से शिकायत कर रही थी। संकेत, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही इजली तुमसे शादी के लिए हाँ बोल दिया। देखो सुदेश ने सुजल को कितनी अच्छी तरह प्रपोज किया। उसकी आंखों में तो खुशी के आंसू भी दिखाई दे रहे हैं। संकेत मन ही मन बोला, ये सुदेश तो है ही नाटकबाज। अब क्या अपने सच्चे प्यार को दिखाने के लिए मुझे भी आंसू बहाने पड़ेंगे। सुदेश ने सच में बहुत ही अलग तरह से सुजल को प्रपोज किया। आधी रात तक छोटे दादा के बंगले पर ऐसे ही जश्न का माहौल बना रहा। तभी मेरी संकेत के पास जाकर खड़ी हुई और धीरे से बोली, क्या तुम खड़े खड़े सुदेश को ऐसे ही खुद से पहले शादी करने का मौका दे दोगी? भले ही तुम उसे पहले पापा नहीं बन पाओ, लेकिन कम से कम शादी तो कर सकते हो ना। संकेत ने जैसे मयूरी की तरफ देखा, उसकी आंखों में उसे लोमड़ी जैसी चालाकी नजर आ रही थी। वो धीरे से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? कहना क्या है, सुजल और सुदेश की शादी होने वाली है। हम तो ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे ये सब नहीं देख सकते। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी छोटी बहन से पहले तुम्हारी शादी हो? मैं जानती हूँ कि आज तो माही के डैड ने अपनी शादी की बात करने वाले थे, लेकिन इस सुदेश ने तुम्हारे प्लान को खराब कर दिया। मैं ठीक कह रही हूँ ना? संकेत हैरान होकर उसे देखता रह गया। मयूरी फिर मुस्कुराते हुए बोली, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम माही से वैलेंटाइंस डे वाले दिन शादी करना चाहते हो। मयूरी बिल्कुल सच कह रही थी। आज संकेत यही सोचकर माही के डैड से बात करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे देश का फोन आया। उसने बताया कि सुजल प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो अपनी शादी की बात भूल गया और तुरंत उनके पास आ गया। सुजल उसकी इकलौती बहन थी। वो नहीं चाहता कि उसकी बहन की शादी पहले माँ बन जाए, इसलिए उसने अपनी शादी के बारे में ना सोचकर सुजल और सुदेश की शादी करवाने पर जोर दे दिया। पर मयूरी पहचान चुकी थी, संकेत मन ही मन इसी बात से गुस्से में था। उसके और माही की शादी पहले और सुदेश की उसकी बहन की शादी करने में कामयाब होने वाला था। गुस्सा इस बात का भी था कि सुदेश ने वही दिन शादी के लिए चुना जिस दिन वो खुद शादी करना चाहता था। संकेत ने निराशा से कहा, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हालात तो तुम्हारे सामने ही है। यह सुनकर मयूरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, मेरे साथ हाथ मिला लो। चलो हम मिलकर कुछ ऐसा करते हैं, हम सबकी शादी एक ही दिन यानी वैलेंटाइंस डे पर हो। यह सुनकर संकेत बोला, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या तुम हितेश अंकल को हमारी शादी के लिए तैयार करने में मेरी मदद कर सकती हो? मुझे नहीं लगता कि वो माही और मेरी शादी के लिए इतनी जल्दी में हाँ कहेंगे। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती, मयूरी तुरंत बोली। ये सुनकर संकेत हैरान होकर उसे देखने लगा, पर अगले ही सेकंड मयूरी मुस्कुरा कर बोली, लेकिन बप्पा जी तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना। ये कहकर उसने संकेत की तरफ आंख मारी और तुरंत बप्पा जी के सामने जाकर बैठ गई और बोली, बप्पा जी, मुझे नहीं पता कि आप ऐसे भेदभाव करते हैं, ठीक है या नहीं। सुदेश ने आपकी जान बचाई, लेकिन संकेत ने भी तो आपके लिए पराया नहीं है ना। आपने बचपन में से उसे अपने हाथों में पाला। आपको उसकी शादी तो बिल्कुल भी चिंता नहीं। मैंने सुना है कि हितेश अंकल अपनी बेटे की शादी आपके संकेत के साथ करना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि वो तो संकेत और माही को मिलने भी नहीं देते। ये बात सुनकर बप्पा जी नाराज हो गए और बोले, क्या सच में ऐसी बात है? संकेत ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मयूरी ने एक नज़र संकेत को देखा, फिर बप्पा जी से बोली, बप्पा जी, आप तो जानते हैं ना कि आपका संकेत कैसा है। उसे हर वक्त आपकी सेहत की चिंता लगी रहती है, बस इसीलिए उसने आपसे आज तक कुछ नहीं कहा। देखिए बेचारा चुपचाप सब कुछ सह रहा है। आप तो जानते हैं कि वो बचपन से माही को प्यार करता है। वही सुदेश और सुजल से मिले हुए कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन उन दोनों की शादी होने जा रही है। क्या आपको ये सब अच्छा सही लग रहा है? यह सुनकर बप्पा जी बोले, जिसकी माही जैसी प्यारी बच्ची हो, वो पिता उसकी शादी करने के लिए इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाएगा? लेकिन कम से कम दोनों को मिलने तो देना चाहिए। हितेश ने ठीक नहीं किया। अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम जाकर आराम करो। कल मैं खुद हितेश से इस बारे में बात करूंगा। यस, मेरी मन ही मन बोली और संकेत की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसने इशारों में कुछ कहा, लेकिन वो कल पूरी तैयारी से रही। अगले ही दिन सुबह बप्पा जी शहर पर गए और तभी हितेश चंदेल माही को लेकर छोटे दादा के बंगले पर आ गए। उनके लिए तो बप्पा जी उनके मालिक थे और सदियों से चंदेल खानदान त्रिपाठी खानदान की हिफाजत करता आया था। बप्पा जी ने कल रात ही तेज को मैसेज भेज दिया। कल वह उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बिल्कुल देरी नहीं की। सूरज की पहली किरण उगने के साथ ही उन्होंने माही को जबरदस्ती जगाया और अपने साथ छोटे दादा के बंगले पर लेकर पहुंच गए। वो बप्पा जी की नींद नहीं खराब करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप लिविंग रूम में बैठकर उनका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद में नौकर आकर बोला, साहब बप्पा जी आ रहे हैं।
ये सुनते ही हितेश अपने जगह से खड़े हो गए और सर घुमाकर देखने लगे। सामने एक से संकेत बप्पा जी को व्हीलचेयर पर लेकर आ रहा था। हितेश खुद बाहर चले गए। तुरंत अपने टाई ठीक करते हुए आगे बढ़े और बोले, गुड मॉर्निंग, प्रणाम बप्पा जी। बप्पा जी को सामने देखकर हितेश ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। देखकर बप्पा जी बोले, गुड मॉर्निंग और प्रणाम तो ठीक है, लेकिन तुम इतना सुबह सुबह क्यों आ गई? और मैंने तो खबर भेजी कि तुम खुद तुम्हारे घर तुमसे मिलने आने वाला हूँ, फिर तुम क्यों आए हो? हितेश सर झुकाकर बोले, बप्पा जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारे मालिक हैं, बड़े हैं। मैं अपने आप को अपने आने के लिए तकलीफ कैसे देख सकता हूँ? बस आप हुक्म कीजिए, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। यह सुनकर बप्पा जी मुस्कुराने लगे। तभी हितेश फिर बोले, बप्पा जी अभी आपकी सेहत ठीक नहीं और यहाँ बाहर काफी हवा है, क्या मैं आपको लिविंग रूम में ले चलूं? यह सुनते ही हितेश खुद बप्पा जी की व्हीलचेयर का हैंडल पकड़ लिया और अंदर लाने लगे। उन्होंने संकेत की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब जे हितेश को पता लगा कि संकेत उनकी बेटी माही को पसंद करता है, तब से उसे अक्सर नजरअंदाज करते थे, लेकिन आज संकेत बप्पा जी के पास था, इसलिए हितेश ने उसकी तरफ देखा और एक झूठे मुस्कुराहट देकर नजरें फेर ली। तभी नौकर आगे आकर बप्पा से बोले, बप्पा जी हितेश साहब तो बहुत ही तड़के आ गए हैं। इन्हें यहाँ आपका इंतजार करते हुए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। तभी हितेश माही की तरफ देखकर बोले, माही तुम क्या कर रही हो? आगे आओ, बप्पा जी को प्रणाम करो। ये कहते हुए माही का हाथ पकड़कर उसे बप्पा जी के सामने ले आए और बोले, बप्पा जी ये मेरी बेटी है माही। आप तो जानते हैं इसकी माँ बचपन में चली गई, बस इसी वजह से मेरे लाड प्यार में थोड़ा बिगड़ गई। वैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने मेरी बेटी का त्रिपाठी कॉरपोरेशन में ट्रेनिंग के लिए चुना, और मैं ये यहाँ इसे आपसे मिलवाने लेकर आया हूँ। आप देखिएगा ये बहुत मन लगाकर काम करेगी। आज से पहले हितेश को कभी बप्पा जी से इस तरह अकेले मिलने का मौका नहीं मिला। जब भी बप्पा जी उनसे मिले, हमेशा किसी बिजनेस मीटिंग या काम के सिलसिले में मिले, तब हमेशा बप्पा जी के आसपास उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें घेर कर रहे थे। और लेकिन आज पहली बार हितेश उनसे इस तरह मिल रहे थे। बप्पा जी इस तरह पर्सनली मिलने पर हितेश को अपना ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। हितेश बप्पा जी को अपना आदर्श मानते थे और त्रिपाठी कॉरपोरेशन से अलग होने पर भी बप्पा जी के तौर तरीकों को अपनाकर ही अपनी कंपनी चलाते थे। उनकी बात सुनकर बप्पा जी बोले, मैं माही से पहले मिल चुका हूँ, काफी अच्छी लड़की है। हाँ अभी उम्र कम है लेकिन स्वभाव में चंचलता है, लेकिन मैंने इसकी काबिलियत के बारे में काफी सुना है। अपने बेटे के लिए बप्पा जी के मुंह से इतने अच्छे शब्द सुनकर हितेश बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, बप्पा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बेटी को इतना काबिल समझा, पर इसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। मुझे उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद से कुछ बड़ा कर पाएगी। पर तभी बप्पा जी ने अपना हाथ उठाकर हितेश को बीच में रोकते हुए बोला, ये सब बात की बातें हैं, मैंने आज तुम्हें किसी और जरूरी मामले में बात करने के लिए बुलाया है। जरूरी मामला? बप्पा जी की बात सुनकर हितेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। उसने आगे कहा, क्या हुआ बप्पा जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई क्या? तभी इससे पहले बप्पा जी कुछ कहते, नौकर ने आगे कहा, बप्पा जी नाश्ता लग चुका है। बप्पा जी की सेहत काफी ठीक नहीं थी, लेकिन उनके लिए वक्त पर खाना और उसके लिए दवाई लेना जरूरी था। बप्पा जी बोले, तुम लोग इतनी सुबह आए हो तो मुझे लगता है तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा। चलो आज साथ मिलकर नाश्ता करते हैं, बाकी की बातें आराम से करेंगे। हितेश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बप्पा जी आप ये क्या कह रहे हैं? हम लोग आपके साथ नाश्ता कैसे कर सकते हैं? आप आराम से नाश्ता कीजिए, हम लोग यहीं बैठकर इंतजार करते हैं। हितेश ने बचपन से यही सीखा कि बप्पा जी उनके मालिक हैं, वो उनकी बहुत इज्जत करते थे और अपने मालिक के साथ बैठकर खाना उनके पुरखों ने कभी नहीं सिखाया। तभी बप्पा जी ने माही की तरफ देखते हुए बोला, तुम तो मेरे साथ नाश्ता करोगी ना? जी बिल्कुल बप्पा जी, आप जैसा कहें। माही तुरंत बोली और बप्पा जी की व्हीलचेयर पकड़कर उन्हें अंदर लेकर जाने लगी। ये सब देखकर हितेश का सर ही चकरा गया। क्या हितेश माही और संकेत के रिश्ते को मंजूरी दे देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों अगर आपने अभी तक सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर यूट्यूब पर सर्च करें @सुकून एफएम। अगर फिर भी आपको चैनल ना मिले तो हमें सामने लिखे व्हाट्सएप पर नंबर करें, जो सामने नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इस पर व्हाट्सएप कर दें, हम आपके पास लिंक भेज देंगे। और दोस्तों सुकून एफएम पर आज से हमारा पहला एपिसोड रिलीज हो गया है और वो एपिसोड 6 बजे से चल रहा है। आप लोग अभी के अभी जाकर हमारी कहानी को बेमानी मोहब्बत को सुन लीजिए। ये कहानी हर रोज शाम को 7 बजे इसी चैनल पर आएगी और वो कहानी बेमानी मोहब्बत हमारी 6 बजे सुकून एफएम पर आज से शुरू हो चुकी है, जो जरूर जाकर देखना और एक एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। दोस्तों 929वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही को बप्पा जी के साथ देखकर हितेश ने उसके हाथ से बप्पा जी की व्हीलचेयर को खुद ले लिया और बोले, माही अभी बच्ची है, ये आपका ख्याल ठीक से नहीं रख पाएगी, मैं खुद आपको डाइनिंग हॉल तक लेकर चलता हूँ। अहान और मयूरी इस वक्त हॉस्पिटल में थे। अहान के चेकअप के बाद उसे मयूरी को ताना मारते हुए कहा,
तुमने तो कहा था कि वैलेंटाइंस डे पर हमारी शादी के लिए पप्पा जी को मना लोगी, क्या हुआ? सब प्लान फेल? मयूरी ने चिढ़कर जवाब दिया। मना लेती अगर कोई मुझसे शादी करने में उतनी दिलचस्पी दिखाता जितने सुदेश को सुजल से शादी करने में है। आहान ने उसका हाथ पकड़कर कहा। वाह वाह बेटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वादा तुम ना पूरा कर पाओ और ताना हमें सुनाओ, ये तो नाइंसाफी है। मयूरी ने कहा। आपसे किसने कहा कि मैंने आपसे वादा किया और पूरा भी नहीं किया? आहान, बस कुछ दिन और रुकिए, देखिएगा मैं वैलेंटाइंस डे पर ही आपके साथ 7 फेरे लूंगी। ये कहकर मयूरी मुस्कुराने लगी। आहान सोच में पड़ गया कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं आज बप्पा जी के साथ नाश्ता करने के लिए सिर्फ संकेत, हितेश, माही थे। कल रात के डिनर के बाद सभी थक गए। बप्पा जी ने लंबी सी डाइनिंग टेबल के मेन सीट पर बैठे थे। उनके दाएं तरफ संकेत और बाएं तरफ माही और हितेश बैठे थे। टेबल पर हेल्दी लेकिन बहुत ही टेस्टी खाना लगाया गया। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। बप्पा जी ने कहा, अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है तो आप किचन स्टाफ से कहकर अपने पसंद का खाना मंगवा सकते हैं। ये सुनते ही हितेश खड़े हो गए और बोले, नहीं नहीं बप्पा जी, इतना सारा खाना है, हम लोग यही खा लेंगे। तुम बैठकर बात क्यों नहीं करते? आराम से बैठकर खाना खाओ। बप्पा जी ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा। वो चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगे और खाना खाते वक्त माही का हाथ टेबल पर कुछ दूर रखे एक डिश तक नहीं जा पा रहा था। ये देखकर हितेश ने खुद वो डिश उठाई और माही की प्लेट में डालने लगे। फिर उन्होंने जूस का जग उठाया, माही के लिए जूस डालने लगे। ये देखकर बप्पा जी बोले, तुम अपने खाने पर ध्यान को नहीं देती। तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी है, वो 2 साल की बच्ची नहीं है। वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, तुम कब तक उसका ख्याल रखोगी? ये सुनकर हितेश के मुंह से अनजाने में निकल पड़ा, एक बाप होने के नाते मुझे कभी लगता ही नहीं कि मेरी बेटी बच्ची बड़ी हो गई है। हितेश की बात सुनकर बप्पा जी मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही अपनी बेटी का ख्याल रखोगी? नहीं बप्पा जी, ऐसा नहीं है, लेकिन माही एक बिना माँ की बच्ची है और मेरी इकलौती बेटी, बस इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हितेश की बात सुनकर बप्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये तुम्हारी इकलौती बेटी है तब तो तुम्हें इसके बारे में बहुत वक्त पहले से सोचना शुरू कर देना चाहिए था। हितेश ने हैरानी से कहा, माफ कीजिए बप्पा जी, मैं समझा नहीं। तभी बप्पा जी ने अपनी कड़क आवाज में कहा, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? जानते हो तुम्हारी बेटी की उम्र क्या हो चुकी है? इसके साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तुमने अपनी इकलौती बेटी को अभी तक अपने घर में बैठा कर रखा है। क्या तुम इसका घर बसते नहीं देखना चाहती? हितेश हैरानी में बप्पा जी को घूर रहे थे। बप्पा जी फिर बोले, क्या तुम जानते नहीं कि आजकल जमाना कितना बदल चुका है? आजकल के बच्चे अपना जीवन साथी खुद पसंद करते हैं। एक उम्र तक शादी हो जानी चाहिए। क्या सच में तुम्हें इस बात की कोई चिंता नहीं? बप्पा जी वो तो मैं। हितेश के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस कुछ कहने से घबरा रहे थे। तभी बप्पा जी ने पास में खड़े अपने असिस्टेंट को इशारा किया। तुरंत एक लंबी लिस्ट लेकर आगे आया और उसने टेबल पर रख दी। बप्पा जी की लिस्ट की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये इस शहर के सबसे नामी ग्रामी खानदान के लड़के हैं जो शादी के लायक हैं। देखो तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद आता है। बप्पा जी ये सब। हितेश तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे लेकिन मन ही मन सोच रहे थे, ये बप्पा जी नाश्ता करते हुए अचानक से माही के रिश्ते की बात क्यों बीच में ले आए? सबसे बड़ी परेशानी थी तो उस बात के लिए उनके लिए थी। ये खुद बप्पा जी बात कर रहे थे। बप्पा जी की बात को टालने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, लेकिन हितेश तो जैसे अपने बेटे की शादी करना ही नहीं चाहते थे। माही के रिश्ते के लिए लड़कों की लिस्ट देखकर उनके माथे पर पसीना आ गया। क्या हुआ? इतने सारे लोगों में तुम्हें एक भी लड़का अपने बेटे के लिए पसंद नहीं कर पा रही? रुको मैं तुम्हें कुछ अच्छे लड़के बताता हूँ। ये कहते हुए बप्पा जी ने लिस्ट अपनी तरफ घुमा ली। फिर एक लड़के का नाम लेकर इशारा करते हुए बोले, हाँ देवांश गोस्वामी, ये लड़का काबिल है और हालांकि मैं इससे पहले बहुत मिला था और इस वक्त बिजनेस में नया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक ये अपने खानदानी बिजनेस को अच्छे से संभालना सीख गया होगा। हितेश भी चुपचाप बप्पा जी की बातों से वो बायोडाटा लिया और जिस लड़के के बारे में बप्पा जी बात कर रहे थे वो हितेश जानते थे। तभी बप्पा जी का असिस्टेंट एक कदम आगे आकर बोला, बप्पा जी आपने ये तो बिल्कुल ठीक कहा कि ये लड़का अपने फैमिली बिजनेस को संभाल रहा है, लेकिन पिछले महीने इनकी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। ये बिल्कुल काबिल बिजनेसमैन नहीं है। ये सुनते हितेश तुरंत बोले, नहीं ये लड़का बिल्कुल नहीं चलेगा। हितेश आखिर अपने इकलौते बेटे की शादी ऐसे खानदान में कैसे कर सकते थे जिनका कारोबार ठप होने वाला था? ओह, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा लड़का तो माही के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। अच्छा चलो तुम ये देखो, ये मनचंदा खानदान के तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? ये कहते हैं वे बप्पा जी ने एक और बायोडाटा हितेश में रख दिया और वो आगे बोले, मनचंदा खानदान वैसे पहले इतना अमीर नहीं था, अब अपनी मेहनत से इन लोगों ने अपने कारोबार को काफी बढ़ा लिया। इनके 2 बेटे हैं, दोनों ही माही के उम्र के हैं। तभी बप्पा जी का असिस्टेंट फिर बीच में बोल पड़ा,
पर पप्पा जी बड़े बेटे का तलाक हो चुका है और दूसरा बेटा एक औरत को धोखा देने के इल्जाम में अभी जेल काट कर आया है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माही को ऐसे निकम्मे लड़के को नहीं सौंपूंगा। अच्छा वैसे तो बात तो तुम्हारी सही है, कहते हुए पप्पा जी ने लिस्ट में आखिरी नाम पर इशारा किया और बोले, ये देखो ये शाह खानदान का बेटा। ये लड़का बचपन में विदेश में पला बड़ा और वैसे मैंने सुना है कि कई देशों की भाषाएं आती हैं, देखने में काफी स्मार्ट और हैंडसम है। लगता है तुम इसे जानते भी होगे। मुझे याद है कि ये कंपनी शाह इंटरप्राइजेज के साथ बिजनेस कर रही है, तुम्हारी कंपनी है ना? तब तो तुम अच्छी तरह जानते ही होगे। अगर माही इस लड़के से शादी कर ले तो तुम्हें इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पप्पा जी अभी अपनी बात खत्म कर नहीं पाए थे कि तेज ने सब बायोडाटा को दूसरी तरफ रखते हुए जोड़ जोड़ कर कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, माफ कीजिए पप्पा जी, पर मेरी बेटी के लिए इनमें से कोई लड़का ठीक नहीं। मैं इनमें से किसी भी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर पप्पा जी हैरान होकर अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोले, क्यों, इस लड़के में कोई बुराई है क्या? मुझे तो ये ठीक ही लग रहा है। असिस्टेंट के बोलने से पहले ही तेज अपना सिर पकड़कर बोले, पप्पा जी इस लड़के को लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं। मैं ऐसे लड़के को अपनी बेटे से शादी नहीं करवा सकता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इससे अच्छा तो मेरी बेटी पूरी उम्र कुंवारी रही। पप्पा जी ने हितेश का मजाक बनाते हुए कहा, अरे अगर पूरे शहर में तुम्हारी बेटे के लिए एक लड़का लायक नहीं तो क्या अपनी इकलौती बेटे के लिए बिना शादी के घर में बिठाकर रखने वाले हो? तुम भी बड़े बेवकूफ हो हितेश। पप्पा जी की बात सुनकर हितेश संकेत की तरफ देखने लगे। हालांकि अभी उन्हें इस संकेत की इस बात के लिए गुस्सा था कि वो अपने बेटे को उनसे दूर करना चाहता है, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो संकेत शहर के नामी गिरामी और हाई सोसाइटी के सैकड़ों लड़कों को से कई करोड़ गुना ज्यादा काबिल था। हितेश मन में सोच रहा था कि इस वक्त संकेत के मन में क्या चल रहा होगा। उन्हें इस बारे में कोई कुछ नहीं पता कि बप्पा जी इस बात से जानते हैं कि संकेत और माही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी कराना चाहते थे। हितेश अपने उधड़बुन में लगे हुए थे और तभी संकेत की आवाज आई, बप्पा जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं माही को पसंद करता हूँ। हम दोनों कुछ वक्त से एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। संकेत की बात सुनकर डाइनिंग रूम का माहौल अचानक शांत हो गया। हितेश के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और माही शर्म से सर झुकाए बैठी थी। तुम क्या बात कर रही हो? अचानक बप्पा जी बोले। फिर वह हितेश की तरफ देखते हुए बोले, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं अभी इन दोनों का ब्रेकअप करने के लिए कह देता हूँ। हितेश संकेत के लिए भी हाँ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने सामने रखी सर घुमाने वाले लड़कों के लिस्ट देखकर उन्होंने धीरे से अपना मुंह खोला और बोले, बप्पा जी मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। उनकी बात सुनकर बप्पा जी बोले, संकेत को बचपन से मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। इसकी काबिलियत पर मुझे बिल्कुल भी शक नहीं। लोग तो इसकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं, लेकिन माही तुम्हारी इकलौती बेटी है। तुम जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए हाँ मत कहो। अगर तुम्हें रिश्ता भी मंजूर नहीं हो तो तुम मना कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। हम माही के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे। हितेश के चेहरे को देखकर बप्पा जी समझ चुके थे। वे संकेत के साथ माही के रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। बप्पा जी ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखे लड़कों के नामों की लिस्ट को उठाने लगे। ये देखकर हितेश घबरा गए और बोले, बप्पा जी आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आपकी परवरिश पर शक कैसे कर सकता हूँ? आपका कहना बिल्कुल सही कहे, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हमें उनको जिंदगी जीने का हक दे देना चाहिए। ये मुझे रिश्ते से कोई एतराज नहीं। जितनी जल्दी हो सके हम ये शादी करवा सकते हैं। ये सुनकर बप्पा जी फिर बोले, सोच लो तुम्हें बाद में पछतावा तो नहीं होगा। बप्पा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। कहते हुए हितेश ने बप्पा जी के हाथों के नीचे से लड़कों के नाम लिस्ट को धीरे से खींच लिया और तुरंत असिस्टेंट को पकड़ा दिया। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद वो संकेत की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर त्रिपाठी, वैसे चंदेल खानदान की इतनी हैसियत नहीं कि हम त्रिपाठी खानदान से रिश्ता जोड़ सकें, लेकिन मेरी माही बहुत खास है। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस एक उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। बचपन से ही इसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। ये बहुत इमोशनल है। इसे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, तो आपको अपना बड़प्पन दिखाकर इसके गलतियों को लिए माफ करना होगा और संभालना भी होगा। हितेश के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे से बोली, डैडी। ये सुनकर हितेश ने उसके सर पर प्यार से हाथ रख दिया और बोले, बुद्धू लड़की, रो क्यों रही हो? माही रोते हुए बोली, डैडी अगर आप नहीं चाहते तो मैं कभी शादी करके आपसे दूर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर संकेत के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी, पर तभी हितेश हंसते हुए बोले, मेरी बच्ची, बिटिया ही तो ऐसी पराया धन है, उन्हें तो एक न एक दिन अपने परिवार जाना ही पड़ता है। तभी पप्पा जी बोले, तो रिश्ता पक्का? तुम दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हो ना? जी पप्पा जी मैं तैयार हूँ। फिर पप्पा जी ने खुशी से कहा, अगर ऐसा है तो ठीक, किसी दूसरे दिन को चुनने से अच्छा है हम 14 फरवरी वाले दिन इन दोनों की शादी करा देते हैं। ये बच्चे उस दिन प्यार के दिन में रूप में मनाते हैं। क्या कहते हैं उसे, वैलेंटाइंस डे। ये सुनकर हितेश ने मन ही मन सोचा, वैलेंटाइंस डे, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है?
लेकिन बप्पा जी के फैसले के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। और तभी बप्पा जी का असिस्टेंट आगे आकर बोला, बप्पा जी मुबारक हो, घर में बहू आने वाली है। ये सुनकर बप्पा जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, आखिर ये दिन आ ही गया। मैंने माही को बचपन से बड़े होते देखा और मैंने संकेत के लिए ऐसी ही लड़की की जरूरत थी। मुझे माही को अपनी बहू बनाकर बहुत खुशी होगी। क्या माही और संकेत की शादी के बाद बप्पा जी आहन और मयूरी की शादी भी उसी दिन कराने के लिए राजी हो जाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 930वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हितेश ने अपने जगह पर खड़े होकर बोले, बप्पा जी, आपके खानदान की बहू बनकर तो मेरी माही की किस्मत खुल गई। मुझे उम्मीद है आपका पूरा ध्यान रखेगी। तभी बप्पा जी बोले, तुम फिर खड़े हो गए। अब तो तुम मेरे समधी बनने वाले हो। हम लोग एक परिवार होने जा रहे हैं। अब तो इतना संकुचाओ मत। और वैसे तुमने बताया नहीं कि शादी के लिए वैलेंटाइंस डे कैसा रहेगा। बेचारे हितेश चंदेल हाँ करने के अलावा कर भी कह सकते थे। वो चुपचाप मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगे। ये देखकर बप्पा जी बोले, तो फिर तय हो गया, सब लोग शादी की तैयारियां शुरू कर दो। वैसे वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन शादी के जश्न में किसी की तरह कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हितेश चंदेल माही को लेकर वापस अपने घर चले गए। अब डाइनिंग हॉल में सिर्फ बप्पा जी संकेत रह गए थे। थैंक यू बप्पा जी, संकेत बप्पा जी के करीब जाकर बोला। लेकिन तभी बप्पा जी ने अपना हाथ हिलाते हुए बोले, बरखुदार, ये तो बहुत छोटा सा नाटक था। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें माही का बहुत ख्याल रखना होगा। वादा करो तुम हमेशा उसे खुश रखोगे। वह बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे बहुत पसंद है। संकेत ने मुस्कुराते हुए उनसे वादा किया। जी बप्पा जी, मैं वादा करता हूँ। अगर बप्पा जी नहीं कहते तब भी संकेत माही को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। आखिर वो उसके बचपन का प्यार थी, और जब उसने प्यार का मतलब समझा था तो वो सिर्फ माही को ही चाहता था। उसने इतने सालों तक उसे पाने के लिए इंतजार किया। माही की खुशी तो उसकी जिंदगी थी। बस यही सोचते हुए संकेत इमोशनल हो गया। तभी उसकी नजर दरवाजे पर चली गई। अगले सेकंड मयूरी और परी अंदर आते हुए दिखाई दिए। परी को लग रहा था कि अगर जैसे वह आज नींद से बहुत सुबह उठ गई और वह अपने छोटे छोटे हाथों में आंखों को मसलते हुए आ रही थी। सामने बप्पा जी को बैठे देखकर खुश हो गई और बहुत तेजी से भागते हुए उनके पास आ गई। इतनी तेजी से भाग रही थी, खुद को नहीं रोक पाई। बप्पा जी की व्हीलचेयर से जाकर टकरा गई। ये देखकर बप्पा जी ने तुरंत उसे संभाल लिया और उसे गिरते हुए बचाते हुए बोले, मेरी नन्ही परी, ध्यान से, कहीं चोट तो नहीं लगी? दिखाओ मुझे कहाँ दर्द है। परी ने अपनी मासूम सा आवाज में बोली, बड़े नानू, परी बिल्कुल ठीक है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है? परी को तो खीर खाने का मन है। ये कहते हुए परी तेजी से डाइनिंग टेबल की तरफ भागने लगी। और डाइनिंग टेबल पर अभी खाना लगा हुआ था। परी ने इतना सारा खाना देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। मयूरी ने एक परी को बाउल में खीर डाल दिया और परी खुशी खुशी खाना खा रही थी। पप्पा जी बड़े प्यार से उसे निहार रहे थे। पेट भर खाना खाने के बाद परी ने खुशी से कहा, बड़े नानू, एक बात बताइए, सुजल आंटी तो दुल्हन बनने वाली है और अभी अभी आप अम्मा को बता रहे थे कि माही आंटी भी दुल्हन बनने वाली है। लेकिन ये कहते हुए परी बीच में ही चुप हो गई। उसने दुखी सा चेहरा बना लिया। लेकिन क्या मेरी बच्ची? पप्पा जी ने बहुत प्यार से उसे पूछा। वो तो सहन कर सकते थे, पर नन्ही परी को दुखी नहीं देख सकते थे। परी ने बड़ी मासूमियत से कहा, लेकिन ये बड़े नानू की मेरी मम्मी दुल्हन कब बनेगी? मुझे मम्मी को भी दुल्हन बनते देखना है। उसकी बात सुनकर बप्पा जी हैरान होकर देखने लगे। तभी मेरे ने कहा, परी बिल्कुल ठीक कर रही है बप्पा जी। अब वक्त आ गया है कि मैं और अहान पूरे रीति रिवाजों के साथ अपने रिश्तों को नाम दे। वैसे अहान चाह रहे थे कि हमारी शादी सूरत में हो। ये सुनते ही बप्पा जी गुस्से में बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी पोती की शादी इसी शहर में होगी। पर कब बप्पा जी? मेरी अचानक से ऊंची आवाज में बोली तो एहसास हुआ कि बप्पा जी के सामने इस तरह बात नहीं कर सकती। इसलिए उसने अपनी नजरें झुका ली और बड़ी निराशा से बोली, बप्पा जी, आपकी सहमति से कुछ ही दिनों में माही और सुजल की शादी होने वाली है। लेकिन मैं तो उन दोनों की से उम्र में बड़ी हूँ और अब तो दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अहान को लगता है कि अगर हम आपके फैसले का इंतजार करते रहे तो हमारी शादी में बहुत देर हो जाएगी। कुछ महीने बाद तो मैं शादी करते हुए अच्छी भी नहीं लगूंगी। लेकिन आप अपनी पोती को दुल्हन बनते देखना ही नहीं चाहते। ये कहते हुए वो रुआंसी सी हो गई और वो बप्पा जी को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती थी। लेकिन इस वक्त उसके आंसू और दुख एकदम सच्चे थे। बप्पा जी ने अपनी प्यारी पोती को इतना दुखी देखा तो उनसे सहा नहीं गया। उन्होंने बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ, तुम कब शादी करना चाहती हो? मुझे लगता है वैलेंटाइंस डे का दिन अच्छा रहेगा। वैसे भी उस दिन दो शादियां हो रही है, तो क्यों ना हमारी शादी भी उसी दिन हो जाए। ये दिन यादगार रहेगा। फिर उसने बप्पा जी से नजरें बचाकर संकेत को कुछ कहने का इशारा किया। संकेत ने तुरंत उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, बप्पा जी, ख्याल तो अच्छा है। क्यों ना एक ही दिन पर एक ही मंडप में आपके सभी बच्चों की शादी हो जाए।
संकेत की बात सुनकर बप्पा जी हैरान होकर उसे देखने लगे। ये वही संकेत था जो उनकी बात कभी नहीं काटता और आज वही संकेत बोलने से पहले सोच भी नहीं रहा कि वो किससे बात कर रहा है। बप्पा जी ने संकेत को ताना मारा, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई और ये अभी से नए तेवर दिखा रहा है। यह सुनकर संकेत संकोचा गया और ऐसा एहसास होता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या कर सकता। वो पहले ही मयूरी के साथ डील फाइनल कर चुका था कि वो दोनों एक दूसरे की शादी करवाने में मदद करेंगे। मयूरी अपना काम कर चुकी थी, अब बारी संकेत की थी और नजरें चुराते हुए बप्पा जी से बोला, बप्पा जी माफ कीजिएगा अगर बुरा लगा हो तो, लेकिन मयूरी और अहान तो पहले ही लीगली शादी कर चुके हैं, तो अब शादी तो वैसे भी एक फॉर्मेलिटी है और जब ये दोनों साथ रह रहे हैं तो शादी करवाने में क्या बुराई है। संकेत की बात सुनकर बप्पा जी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए, फिर मयूरी की तरफ देखकर बोले, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि शादी के तुरंत बाद तुम सूरत नहीं जाओगी परी और तुम्हें कुछ दिन यहीं मेरे साथ रहना होगा। यह सुनते ही मयूरी खुश होकर बोली, बप्पा जी बस आप सुजल और माही की शादी के साथ हमारी शादी के लिए हाँ कर दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं और हार मानने के लिए तैयार हैं। बप्पा जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और बोले, ठीक है तैयारियां शुरू करो, ये वैलेंटाइंस डे त्रिपाठी खानदान के लिए खुशियां लेकर आ रहा है। सच में एक ही दिन में तीन तीन शादियां होने वाली थी और तीन जोड़ियां प्यार के बंधन में हमेशा के लिए बंधने वाले थे और इससे बड़ा खुशी का दिन शायद ही कोई और होता। उधर हॉस्पिटल में अहान अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी भी उसके सर में हल्का दर्द था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया। तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया जो उसके असिस्टेंट ने भेजा। मयूरी की प्रेगनेंसी की वजह से अहान को उसकी बहुत चिंता थी, इसलिए उसने अपने एक आदमी को असिस्टेंट के तौर पर रखा और उसे कहा कि वो कभी भी मयूरी को अकेला ना छोड़े, वो चुपचाप हमेशा उसका पीछा करता रहे ताकि जरूरत पड़ने पर मयूरी को तुरंत मदद मिल सके। अहान तुरंत उसका मैसेज खोलकर पढ़ने लगा, जहां लिखा था, बॉस मिस्टर चंदेल अभी अभी मिस माही के साथ छोटे दादा के बंगले से बाहर गए हैं और मुझे पता लगा कि बप्पा जी ने माही और संकेत की शादी भी वैलेंटाइंस डे वाले दिन पक्की कर दी। ये पढ़ते ही अहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पहले सुदेश और सुजल, अब संकेत और माही, सबकी शादी वैलेंटाइंस डे पर होने वाली है। वो बेचारा सिर्फ कोई मैरिज ही नहीं कर पाया और उसकी उसने मयूरी से पहले इस वैलेंटाइंस डे का दिन अपनी शादी के लिए चुना था। यही सोचकर उसे लग रहा था कि सब लोग उस पर हंसेंगे। मयूरी कहाँ है? अहान ने गुस्से में असिस्टेंट को मैसेज किया तो असिस्टेंट ने जवाब दिया, मयूरी मैडम अब परी तो ये छोटे दादा के बंगले पर है। अहान हैरानी से सोच में पड़ गया, क्या वो अपने साथ परी को भी लेकर गई है? वो उसे कुछ सवाल करता उससे पहले असिस्टेंट का दूसरा मैसेज आ गया, आ गई मयूरी मैडम बाहर आ गई। मैसेज पढ़ते ही हान के मन में एक उम्मीद जगी। वो सोच रहा था कि अगर मयूरी के साथ परी को लेकर बप्पा जी से मिलने गई तो जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। उसने को जो वादा किया था वो वैलेंटाइंस डे वाले दिन उन दोनों की शादी करवा कर रहेगी। हान मयूरी की इस बात पर विश्वास तो करना चाहता था, लेकिन अभी उसका मन घबरा रहा था। एक एक करके उसके सबकी शादी फिक्स हो गई, वो भी वैलेंटाइंस डे वाले दिन, और बेचारा अहन अभी भी बप्पा जी का इंतजार कर रहा था। और उसने अब मैसेज का इंतजार नहीं किया और असिस्टेंट का नंबर डायल करके उसे कॉल लगाकर तुरंत बोला, पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर वहां क्या चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना मयूरी किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें इसके लिए बोला है। अहान से बात खत्म करने के बाद मयूरी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो हैरान होकर फोन के स्क्रीन की तरफ देख रहा था। नंबर डायल करने के बाद घंटे भी गई थी और किसी ने फोन भी उठाया, तो फिर दूसरी तरफ से कोई बोल क्यों नहीं रहा था? आखिर उसके असिस्टेंट को क्या हो गया था? अहान दोबारा कुछ बोलने वाला था, वहीं दूसरी तरफ से मयूरी की मयूसी भरी आवाज आई, अहान चलिए हम भाग चलते हैं, बप्पा जी को अभी आप पर भरोसा नहीं है, वो हमारी शादी करवाने के लिए तैयार नहीं, मुझे पहले ही आपकी बात मानकर आपके साथ भाग जाना चाहिए था। मयूरी की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दुखी थी। अहान का मन तो कर रहा था कि अभी भी उसके पास चला जाए, उसे गले लगा ले, कुछ कहने ही वाला था। मयूरी ने जल्दबाजी में फोन कट कर दिया, हॉस्पिटल वापस आकर सब कुछ बताएगी। मयूरी की बातें सुनकर अहान को बहुत घबराहट हो रही थी। जब मयूरी ने उसका फोन नहीं उठाया तो तुरंत उसने सुदेश को फोन लगाया, जो छोटे दादा के बंगले पर ही था। पिछली रात सुदेश बहुत देर से सोया और इसलिए सुबह उसकी नींद खुली नहीं थी और फोन की घंटी सुनकर सुदेश थोड़ा नाराज हो गया, लेकिन जब उसने अहान का नंबर देखा तुरंत फोन उठा लिया। अहान बोला, तुम कहाँ हो? अभी तक सो रहे हो क्या? उठो और पता लगाओ कि छोटे दादा के बंगले पर हो क्या रहा है। मुझे पता लगा है कि उन्होंने हमारी शादी वैलेंटाइंस डे के दिन करने से मना कर दिया है। अहान की बात सुनकर सुदेश आलस भरी आवाज में बोला, अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर पापा जी तुम्हारी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे तो कोई और परेशानी की बात नहीं। वैलेंटाइंस डे वाले दिन मेरी और सोजल की शादी हो रही है ना, तुम भी आकर मजे करना। यह सुनकर अहान को और गुस्सा आ गया और बोला, सुदेश तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ शरीफों जैसा बर्ताव नहीं करूंगा। अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। शायद तुम भूल रहे हो कि संकेत नहीं जानता कि सुजल की प्रेगनेंसी की खबर झूठी है।
यह सुनकर सुदेश की आंखें पूरी तरह खुल गई। उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो सीधा उठकर बेड पर बैठ गया और बोला, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो? आखिर हम दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए बने हैं। मैं जरा अभी अभी नींद से जगा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पता लगा कर बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। इतने में सुदेश के कमरे के आवाज का दरवाजा खुला और जैसे ही उसने सर उठाकर देखा, वहां सुजल खड़ी थी। सुजल भी छोटे दादा के बंगले पर रुकी थी। वो तैयार होकर सबसे पहले सुदेश से मिलने आई। सुबह सुबह उसका चेहरा देखकर सुदेश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही सुजल ने देखा कि सुदेश अभी नींद से जागा है तो वो बोली, तो क्या तुम इतने आलसी कब से हो गई? सुजल, सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखकर तो आज मेरा दिन बन गया। सुदेश प्यार से बोला और सुजल के करीब जाने लगा। क्या वाकई मयूरी और अहान के रिश्ते के लिए नहीं माने थे या मान गए थे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी बेमानी मोहब्बत कहानी पूरी सुननी है तो हमारी बेमानी मोहब्बत कहानी सुकून एफएम चैनल पर चल रही है। वो कहानी हर रोज 6 बजे वहां पर आएगी। ये कहानी आज से हमारी 7 बजे इसी चैनल पर आया करेगी। हमारी नई कहानी बेमानी मोहब्बत सुकून एफएम चैनल पर 6 बजे हर रोज आएगी और आज से हमारा पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है। आप जाइए, जाकर देखिए और बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको कहानी कैसी लगनी शुरू हो चुकी है।